दोस्तों नमस्कार। यूपीएससी अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज के सेशन में इंडिया में जो सुसाइड की टेंडेंसी बढ़ रही है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी हाल के दिनों में देखें तो लगातार सुसाइड की टेंडेंसी लगातार बढ़ती जा रही है। हम हर दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट सुनते हैं जो दिखाता है कि एक बच्चे ने एग्जाम में फेल होने की वजह से या एग्जाम की प्रेशर की वजह से या अपने पापा माँ बाप के सपनों को पूरा नहीं करने की वजह से सुसाइड कर लिया। ये काफी अलार्मिंग स्थिति है, काफी क्राइसिस वाला स्थिति है। और एक समाज के तौर पर, एक स्टेट के तौर पर सरकार को सोचने पर मजबूर कर देता है और एक इंसान के तौर पर भी सोचने को मजबूर कर देता है कि आखिर ये टेंडेंसी क्यों बढ़ता जा रहा है? क्यों जो बच्चे हैं, जो यूथ्स है, जो कल का भविष्य हो सकते हैं, वो अभी छोटी-मोटी असफलता को स्वीकार नहीं कर पा रहे, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उनको झेल नहीं पा रहे और अपने जीवन को न्यौछावर करने पर आतुर हो जाते हैं। ये काफ़ी क्राइसिस वाला स्थिति है। इंडिया के लेवल पर तो स्थिति बहुत अच्छी है नहीं, लेकिन वर्ल्ड के लेवल पर भी इस तरह की टेंडेंसी लगातार बढ़ता जा रहा है। हम होलिस्टिक वे में इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे और अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी समझेंगे कि इसका सॉल्यूशंस क्या हो सकता है। मेन कारण तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन इस लेक्चर में मेरा ज़्यादा वेटेज, ज़्यादा जोर जो होगा, वो सॉल्यूशंस पर होगा। क्योंकि जो आत्महत्या के कारण है, वो कमोबेश सभी लोगों को भली-भाँति जानते भी हैं, सभी लोग परिचित भी हैं। लेकिन सबसे जो रूट जो इसमें फिनोमेना है, वो सजेशंस है। सजेशंस क्या हो सकते हैं? जिससे हम इस टेंडेंसी को, इस तरह के जो इंसिडेंट है, उसको कम कर सकते हैं। क्योंकि मेन क्रक्स जो है इस वीडियो का वही है। उसी पर ज़्यादा वेटेज भी होगा और किस तरह से हमारे लाइफ़स्टाइल को किस तरह से डेवलप किया जाए, उस पर भी हमारा कुछ ना कुछ जोर होगा। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ न्यूज़ देख लेते हैं, जो इस स्थिति को काफ़ी एक तरह से क्रिटिकल बनाता है, काफ़ी क्राइसिस वाला स्थिति बनाता है, काफ़ी सोचने पर मजबूर कर देता है लोगों को। देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले ये न्यूज़ आया था, जेईई एस्पिरेंट्स जब जेईई का रिज़ल्ट आया, तो जेईई एस्पिरेंट्स फ्रॉम बिहार डाइज़ बाय सुसाइड देख रहे हैं? एक बच्चे ने जब जेईई के जब रिजल्ट आया उसमें सफल होने नहीं हुआ, तो वो सुसाइड कर लिया और एक सुसाइड नोट में इस बात का ज़िक्र किया कि वो अपने माँ-बाप के सपने को पूरा नहीं कर पाया। इसी तरह कोटा का न्यूज़ है कि 2023 में लगभग देखा जाए 26 एस्पिरेंट्स सुसाइड की वजह से अपने जीवन को गँवा चुके हैं। ये काफ़ी क्राइसिस वाला स्थिति को बताता है। सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस तरह की स्थिति क्यों हो रहा है? आखिरकार बच्चे कोटा जाते हैं आईआईटीएन बनने, वो आईआईटी को क्रैक करने जाते हैं, जेईई निकालने जाते हैं। लेकिन अंत में वो अपने माँ-बाप के सपने पूरा नहीं कर पाता, खुद सपने नहीं कर पाता है और काफ़ी डिप्रेशन वाला स्थिति में चला जाता है और अपने जीवन को ही न्यौछावर कर देता है, जीवन को ही समाप्त कर लेता है। काफ़ी एक तरह से संवेदनशील मुद्दा हो जाता है। फिर इसी तरह का एक न्यूज़ था, ये तो काफ़ी एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी उस तरह का न्यूज़ है। अभी क्या हुआ कि पिछले साल ही करोल बाग में एक एस्पिरेंट थे, उसने अपने हाथ पे एक तरह से टैटू बना रखा था और उनका ड्रीम था आईपीएस बनना। लेकिन कहीं से एक तरह से बोल सकते हैं इसी को बोलते हैं फेक न्यूज़। कहीं से कुछ उसको मिस इन्फॉर्मेशन मिल गया कि टैटू अगर हाथ में होने की वजह से वो आईपीएस नहीं बन सकता। ये न्यूज़ था। ये उसको कहीं से खबर मिली, लेकिन इसी खबर के बलदान पर वो चूँकि उनका उनको लगा कि मेरा आईपीएस का जो ड्रीम है वो सपना एक तरह से चूर हो गया, वो सुसाइड कर लेता है। अरे! काफ़ी अटपटा एक तरह से ये इंसिडेंट है। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक यूपीएससी का एस्पिरेंट यूपीएससी तैयारी करता है, वो बच्चा काफ़ी मैच्योर होता है। लेकिन इतने छोटे से मिस इन्फॉर्मेशन पर वो इतना बड़ा अलार्मिंग इतना बड़ा एक्सट्रीम केस उठा लेता है, कदम उठा लेता है। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि किसी भी व्यक्ति का जो मानसिक टेंडेंसी है, जो मेंटल हेल्थ हेल्थ है, वो किस कंडीशन में है, वो भी एनालाइज़ करना ज़रूरी हो जाता है। इसी तरह का एक न्यूज़ था 3-4 साल पहले, एक 28 साल का लड़का था, एस्पिरेंट था। उसको एग्ज़ाम हॉल में एंट्री नहीं मिला। एग्ज़ाम हॉल में एंट्री नहीं मिला, तो वो सुसाइड कर लिया। कि फिर उसको लगा कि ये मेरा यूपीएससी बनने क्रैक करने का जो सपना है, जो आईएएस बनने का जो ड्रीम है, वो पूरा नहीं हो पाएगा और वो अपने जीवन लीला को ही समाप्त कर लेता है। देख रहा है? ये भी एक न्यूज़ है। अभी पिछले साल ही 2024 में इसी साल जब पिछले साल मेंस का रिज़ल्ट आया था, तो मेंस का रिज़ल्ट में एक लड़का था, उसका नहीं हो पाया। झांसी का एक लड़का था यूपीएससी मेंस में नहीं हो पाया और मेंस में नहीं होने की वजह से वो अपने घर के तीसरे फ्लोर से जंप लगा लेता है, मतलब कूद जाता है और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। ये लगातार इंसिडेंट बढ़ते जा रहे हैं और जब भी जैसे अभी कल ही यूपीएससी का रिजल्ट आया है। तो यूपीएससी का रिजल्ट जब भी आता है तब भी लाखों बच्चे, हज़ारों बच्चे जो ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, जो एंग्जायटी के शिकार हो जाते हैं और कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। और उनको एक तरह से काफ़ी क्या बोलते हैं परेशान हो जाते हैं। कि रिजल्ट का जो सेलिब्रेशन होता है वो काफ़ी बढ़ा-चढ़ा कर उसको दिखा दिया जाता है। और जो बच्चे जो जी-जान से मेहनत करते हैं, जिनको लगता है कुछ नंबर से छूट गया है, तो इस फेल्योर को झेल नहीं पाते हैं और वो इस तरह के एक्सट्रीम केस को उठा लेता है। ठीक है, उसी तरह कोटा में देखा जाए, जब भी आईआईटी का रिज़ल्ट आता है, जब भी जेईई मेंस का रिज़ल्ट आता है, तब भी इस तरह के इंसिडेंट वहाँ पर दिखाई पड़ता है क्योंकि कुछ बच्चे का सपना पूरा होता है, लेकिन लाखों बच्चों ऐसे होते हैं जो क्रैक नहीं कर पाते। लेकिन उनके जीवन को कोई समझ नहीं पाता, उनके एहसास को, उनके दुखों को कोई समझ नहीं पाता और एक टाइम आता है जब वो अपनी जीवन लीला को ही समाप्त करने पर आतुर हो जाता है क्योंकि फिर उसको दुनिया में, इस जीवन में कुछ दिखाई नहीं पड़ता। होप्स
अब थोड़ा-सा हम एक डेटा की बात कर लेंगे, ये तो पूरा न्यूज़ था कि किस तरह से चीज़ें हो रहा है। थोड़ा हम डेटा फैक्ट्स पर नज़र डालते हैं, उसको देखते हैं। देखिए, कोटा में जो पुलिस की रिपोर्ट है, उसके आधार पर देखिए, कोटा की बात करें तो 2022 में 15 छात्रों ने और 2019 में 2018 में 20 छात्रों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। अब देखिए, ये काफ़ी सोचने वाली बात है कि एक बच्चा अपने घर से दूर कोटा में जाता है इंजीनियर बनने, वहाँ पर तैयारी करने जाना चाहता है। तो इंजीनियर बनना तो ठीक है, चलो एक इंजीनियर बनना लाइफ़ का पार्ट है। लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है? उसका मेंटल हेल्थ, सबसे ज़रूरी है उसका फिज़िकल हेल्थ, सबसे ज़रूरी है उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। लेकिन उस तरह की स्टडी वहाँ पे होती नहीं है, वो प्रेशर को झेल नहीं पाता, कॉम्पिटिशन के चक्कर में कॉम्पिटिशन को वो एडजस्ट नहीं कर पाता है। और जब रिज़ल्ट आता है, जब उस तरह से तैयारी नहीं हो पाता, जब एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हो पाता, तो वो इंजीनियर बनने के बजाय अपने जीवन लीला को ही समाप्त करने पर आतुर हो जाते हैं। काफ़ी क्राइसिस वाला स्थिति है। अब देखिए, कैसे ये कोचिंग कोचिंग का इतना प्रेशर होता है, कॉम्पिटिशन है। कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है कि बच्चे इस फेलियर को झेल नहीं पाते, कम्पीट नहीं कर पाते और उसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। जब कोरोना का टाइम था 2020-21 में, तो कोरोना की वजह से आपको पता है कि कोटा में कोचिंग जो थे एक तरह से बंद थे वहाँ पर। तो जैसे कोचिंग सेंटर बंद था तो वहाँ पर जो एक तरह सुसाइड की जो टेंडेंसी थी उस तरह से वहाँ पे एक तरह से नगण्य था। इंसिडेंट इस तरह के बच्चे इस तरह के इंसिडेंट वहाँ पे दिखाई नहीं पड़ा। तो एक रीज़न ये भी झलकता है कि कोटा में कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है कि हर बच्चा कम्पीट नहीं कर पाता, हर बच्चा उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकता है। लेकिन पेरेंट का एक्सपेक्टेशन, समाज का एक्सपेक्टेशन, खुद का एक्सपेक्टेशन इतना ज़्यादा होता है कि वो उस चीज़ को, उस फेलियर को झेल नहीं पाता और अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर देता है। एनसीआरबी की डाटा है, उस पर हाइलाइट करते हुए उसको देखते हैं। भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या, उस पर रिपोर्ट है 2022 का और आंकड़ों से क्या पता चलता है कि 2022 में लगभग 13,044 से अधिक भारतीय छात्रों ने अपने जीवन समाप्त कर लिया। समझ रहे? लगभग 13,000 छात्रों ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया और देख रहे हैं 1 साल में लगभग 13,000 14,000 बच्चे इसी तरह के डेटा आ रहे हैं और लगातार बढ़ते भी जा रहे हैं। तो अगर इस तरह से इंसिडेंट होता रहे सुसाइड की वजह से जो यूथ है, अगर उसमें सुसाइड की टेंडेंसी बढ़ेगा, तो एक तरह से पूरा पीढ़ी ही डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, एंग्जायटी का शिकार हो जाएगा। फिर उसको आगे बढ़ने का जो मोटिवेशन चाहिए होता है, जो एक ललक चाहिए होता है, जो एक होप्स होता है, जो एक आशा की किरणें होती है, वो हम कहाँ से डेवलप कर पाएँगे? तो एक तरह से हमारे भारत के हिसाब से काफ़ी एक तरह से सोचने वाली बात हो जाती है। देखिए, थोड़ा हम स्टैट्स की बात करें, फैक्ट्स की बात करें, ये तो सिंपल फैक्ट्स था। अब हम उसको कैटेगराइज़ करके देखते हैं, मेल-फीमेल में क्या उसका रेशियो है, फिर मैरिड, अनमैरिड इस तरह से हम देखें। देखिए, अनमैरिड मेल में देखेंगे तो सुसाइड की टेंडेंसी है 17,999 ओवरऑल, फीमेल में है 9,820। मैरिड में देखें तो लगभग 60,000 के आसपास है मेल में और फीमेल में 27,000 की बात है, ठीक है? अब देखिए, इस दोनों डाटा से क्या निकल के आ रहा है? मैरिड जो मेल है, मेल का जो सुसाइड टेंडेंसी है, मेल का जो है वो फीमेल से ज़्यादा है। न केवल ज़्यादा है बल्कि दोगुना है, लगभग दोगुना है। देख रहे हैं 9 दूना 18 लगभग दोगुना है, 27 दूना 54 लगभग दोगुना है। और मैरिड अनमैरिड में बात करें तो मैरिड वो जो एक तरह से लोग हैं, मैरिड लोगों में, शादीशुदा लोगों में जो सुसाइड की टेंडेंसी है वो अनमैरिड लोगों की अपेक्षा ज़्यादा है। क्योंकि सीधी-सी बात है जब शादीशुदा होते हैं तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। तरह-तरह के चैलेंजेज़ लाइफ आते हैं, तो उनको झेलना सबकी बस की बात नहीं। और मुझे प्रेमचंद की एक कोटेशन बहुत ही अच्छा याद आ रहा है। वो प्रेमचंद कहते हैं कि पहाड़ों पर तप करना बहुत आसान है, घर में रहकर घर की दुविधाओं को झेलना, घर की चुनौतियों को झेलना बहुत ही मुश्किल है। वो झेलना बहुत बड़ी बात है, पहाड़ पर रहकर तपस्या करना तो बहुत आसान है। कि आप समाज से कट के, समाज से हट के वहाँ पर शांति से रहते हैं और भक्ति भावना में लीन रहते हैं, लेकिन वो ज़्यादा आसान है। लेकिन अपने परिवार में रहते हुए परिवार के चैलेंजेज़ को झेलना, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना, वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है। देख रहे हैं मैरिड लोगों में सुसाइड की जो टेंडेंसी है, सभी लोग इस चैलेंज को झेल नहीं पाते, सभी लोग इस प्रॉब्लम्स को झेल नहीं पाते। तो मैरिड लोगों में ज़्यादा है, जो अनमैरिड है, लगभग-लगभग 2 गुना के आसपास है। 2 गुना नहीं 3 गुना हो गया, 3 टाइम्स के आसपास है, ठीक है? देख रहे हैं? नंबर ऑफ डेथ्स बाय सुसाइड अमॉन्ग मेन, जो आदमी है मेन, ट्वाइस देन दैट ऑफ वुमेन, सीआरबी रिपोर्ट। अभी बताया था कि जो मेल का जो सुसाइड का रेट है, संख्या है, वो वुमेन की अपेक्षा दुगुना है। और इसीलिए ये बात कही भी जाती है कि जो आदमी लोग हैं, जो पुरुष लोग हैं, उनका जो मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति है, उतनी अच्छी नहीं है। महिला तो कभी किसी तरह झेल लेती है। उनका जो एक तरह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग विल पावर भी होता है, तो वो झेलने के आदी रहती है क्योंकि ऑलरेडी बचपन से इतनी समस्याएँ वो झेलती रही हैं, जो आगे चल के समस्या आती है, उनको आसानी से झेल पाती है। लेकिन पुरुष वर्ग जो होता है, वो उतनी समस्या को नहीं झेल पाता और ये टेंडेंसी दिखाई पड़ता है। इसलिए हार्ट की समस्या, जो हार्ट अटैक वाला इंसिडेंट होता है, वो पुरुष में ज़्यादा दिखाई पड़ता है। क्योंकि जो टेंशन वाली स्थिति होती है, को झेलना उनके लिए काफ़ी एक तरह से हो जाता है।
और सुसाइड का जो टेंडेंसी है, सुसाइड का जो रेट है, उसका जो फैक्ट्स है, उसका उसका जो स्टैट्स है, वो भी यही दिखाता है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुष में जो सुसाइड की टेंडेंसी है, वो दोगुना है। ठीक है? तो ये तो जो डेटा मैंने मैंने अभी तक दिखाया वो तो इंडिया लेवल पर। तो भारत में इस तरह की टेंडेंसी किस तरह से दिखाई पड़ता, उसका डाटा था। अब थोड़ा हम वर्ल्ड लेवल की चीज़ों को देखते हैं कि वर्ल्ड पर पूरे वैश्विक स्तर पर स्थिति क्या है? वैश्विक स्तर पर जो स्थिति है वो भी बहुत अच्छी, बहुत क्रिटिकल स्थिति वहाँ भी बनता जा रहा है, वहाँ भी दिखाई पड़ता है। क्या स्थिति है? देखिए रिपोर्ट है डब्ल्यूएचओ का। डब्ल्यूएचओ का रिपोर्ट है। डब्ल्यूएचओ का जानते हैं मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है, सुसाइड इज़ द सेकंड लीडिंग कॉज़ ऑफ डेथ अमॉन्ग 15 से 29। मतलब क्या बोल रहा है कि 15 से 29 एज 15 से 29 साल के यूथ में जो सुसाइड है, वो मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है और कारण अभी भी है। ये काफ़ी अलार्मिंग स्थिति, काफ़ी क्रिटिकल स्थिति है। अगर समय रहते हुए हम एक्शन नहीं ले और भी डामाडोल हो सकता है और भी स्थिति बिगड़ सकता है। एवरी 40 सेकंड्स समवन डाइज बाय सुसाइड। देख रहे हैं? हर एक 40 सेकंड में पूरे विश्व में हर एक 40 सेकंड पर कोई ना कोई सुसाइड की वजह से मृत्यु का शिकार या अपनी जीवन लीला को समाप्त करता जा रहा है। ये काफ़ी एक तरह से क्रिटिकल स्थिति हो। डब्ल्यूएचओ का रिपोर्ट क्या है? लगभग 8 लाख लोग जो है एवरी ईयर लगभग हर साल 8 लाख लोग सुसाइड की वजह से अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देता है। ये वैश्विक डाटा है, वैश्विक स्तर पर ये डाटा को पुट करता है, उसको हाइलाइट करता है। इस डेटा से क्या पता चलता है? डेटा से यही पता चलता है, भारत में स्थिति कितनी डामाडोल है वो तो दिखाई पड़ता ही है। वैश्विक स्तर पर भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वहाँ भी स्थिति बहुत ही डामाडोल है, वहाँ भी क्रिटिकल स्थिति है और जो विकसित स्टेट है, वहाँ तो और भी स्थिति काफ़ी बढ़ गया है क्योंकि वहाँ पर सुविधा बढ़ने के साथ-साथ लोगों को यही लगता है कि सुविधाएँ ज़्यादा है, तो लाइफ़स्टाइल होगा काफ़ी अच्छा होगा और कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुविधा नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर सुविधा इतना बढ़ गया है कि लोग चैलेंजेज़ को झेल नहीं पाते हैं, समस्या है उसको आसानी से झेल नहीं पाते हैं और सुसाइड की टेंडेंसी जो विकसित राष्ट्र है उसमें ज़्यादा है, विकासशील राष्ट्रों के अपेक्षा। सुसाइड की बात कर रहा हूँ, मृत्यु ओवरऑल मृत्यु की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या? वही स्थिति। ये पूरा डेटा था, पूरा फैक्ट्स था, पूरा स्टैट्स था। पूरा डेटा को समझने के बाद अब हम आते हैं टॉपिक पर कि आत्महत्या जो बढ़ता जा रहा है, जो सुसाइड की टेंडेंसी जो बढ़ता जा रहा है, उसका रूट कॉज़ क्या है? उसका मेन कारण क्या है? कारण को हम पूरे डिटेल में उसको समझते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। कारण को समझने के बाद हम सजेशंस को भी डिस्कस करेंगे। क्या सजेशंस हो सकता है? एक स्टेट के लेवल पर, एक सोसाइटी के लेवल पर, एक फैमिली के लेवल पर और पेरेंट्स के जो एक्शन है, जो पेरेंट्स के जो एक्सपेक्टेशन होता है, उनकी उनकी उनका क्या अप्रोच होना चाहिए अपने बच्चों के प्रति, उसको भी डिस्कस करना है। और अल्टीमेटली हम अपने व्यक्तिगत लेवल पर भी बात करेंगे कि हम किस तरह से अपने माइंडसेट को, किस तरह से अपने मेंटल हेल्थ इस तरह से अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें ताकि किसी भी स्थिति चैलेंजेस वाली स्थिति को हम आसानी से झेल पाएँ, तो उसको डिस्कस करना है। पहले मैं कारण को डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला कारण जो छात्रों में, जो यूथ में दिखाई पड़ता है, वह है शैक्षणिक दबाव। देखिए आपको पता है, शैक्षणिक दबाव में सबसे पहले क्या आता है? एग्ज़ाम प्रेशर। जब भी एग्ज़ाम आता है, तो बच्चों पर ये प्रेशर क्रिएट कर देता है पेरेंट्स की तरफ से, भाई आपको टॉप करना है, अच्छे नंबर लाने हैं, फर्स्ट रैंक लाने हैं, 100 में 100 नंबर लाने हैं और इस एक्सपेक्टेशन की वजह से बच्चों पर ऑटोमेटिक इतना प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जो बच्चे इस प्रेशर को नहीं झेल पाते, उनको लगता है कि मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया, बहुत बड़ा एक तरह से फेलियर, लूज़र्स वाली स्थिति का माइंडसेट हो जाता है और वो अपने पेरेंट्स से आँख नहीं मिला पाते और एक्सट्रीम कदम उठा लेते हैं, अपने जीवन लीला को ही समाप्त करना चाहते हैं। ये काफ़ी एक तरह से बहुत देखें तो अलार्मिंग स्थिति हो जाती है। एग्ज़ाम प्रेशर दूसरा है समाज का जो है सफलता को लेकर जो नज़रिया है, सफलता का दबाव बहुत ज़्यादा है। हर लोग चाहता है कि लोग सफल हो जाएँ। हर बच्चा जब एग्ज़ाम की तैयारी करता है, किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी करता है, किसी बिज़नेस में उतरता है, तो समाज का, पेरेंट्स का और फैमिली का क्या एक्सपेक्टेशन होता है, ये सफल हो जाए, सफलता का दबाव। लेकिन कुछ ही लोग सफल होते हैं, बाकी लोग सफल नहीं होते। लेकिन जो सफल नहीं होते, क्या उनको हम लूज़र्स मान लें? क्या उनको असफल मान लें? क्या उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते? और इसी डामाडोल में, इसी एक तरह से लूज़र्स वाला माइंडसेट में वो एक लंबे समय तक रहते हैं और फिर अपने जीवन लीला को वो समाप्त कर देते हैं। कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, कॉम्पिटिशन लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको पता है अगर मैं यूपीएससी की ही बात करूँ, यूपीएससी में हर साल क्या होते हैं लगभग-लगभग अ, 6 लाख एप्रॉक्स मानते हैं, 6 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। सीट कितना है? लगभग-लगभग 1000 के आस-पास है। अब देखिए 6 लाख में 1000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं,
1000 बच्चे में भी लगभग-लगभग 180 आईएएस बनते हैं, 200 के आस-पास आईपीएस बनते हैं। बाकी जितने बच्चे सेलेक्ट होने के बाद भी, वो भी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं क्योंकि उनको सिलेक्शन होने के बाद भी आईएएस नहीं मिला। आईपीएस बनते हैं तो आईएएस की अपेक्षा होती है। आईएएस बनते हैं तो अपेक्षा बढ़ जाती है कि उसका होम कैडर मिले। होम कैडर मिलने के बाद अपेक्षा बढ़ जाती है कि जो डिस्ट्रिक्ट है वो मनपसंद मिले। तो इस तरह से एक्सपेक्टेशन बढ़ता ही जाता है और एक्सपेक्टेशन सभी का पूरा नहीं हो सकता है और जिसका एक्सपेक्टेशन नहीं पूरा होता, उनको लगता है कि एक तरह से लूज़र्स माइंड। और इसी एग्ज़ाम में देखिए 6 लाख बच्चों में 1000 सेलेक्ट हुआ, बाकी सेलेक्ट नहीं हुए। तो बाकी लोग क्या होते? बाकी लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और जो इस डिप्रेशन को झेल नहीं पाते, जो समाज के प्रेशर को झेल नहीं पाते, जो अपने असफलता को झेल नहीं पाते, उनको लगता है कि मेरा जीवन अब समाप्त हो गया। बाद कोई होप दिखाई नहीं पड़ता और वो अपने जीवन समाप्त कर देते हैं। यही कारण है कि जब भी यूपीएससी का रिज़ल्ट आता है, तब भी हज़ारों बच्चे ऐसे होते हैं, जो कई दिनों तक एक तरह से डिप्रेशन की एंग्ज़ायटी को झेल रहे होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स फ़ील कर रहे होते हैं और कॉन्फिडेंस तो उनमें दिखता ही। तो इस तरह से चीज़ें दिखाई पड़ता है। ये एक स्थिति है। एक समाज के तौर पर हम देखें, समाज का भी जो एक्सपेक्टेशन है हमारा, समाज का भी एक्सपेक्टेशन काफ़ी बढ़ जाता है। समाज का भले ना बढ़े-बढ़े, लेकिन हमारे माइंड में क्या चलता रहता है कि समाज हमारे बारे में क्या सोचेगा? हम हमेशा ये कहते हुए सुनते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे? 4 लोग क्या कहेंगे ये किसी को नहीं पता, लेकिन माइंड में ही चलते रहता है कि 4 लोग क्या कहेंगे? उनको दिखाना है, हम कलेक्टर बनने आए थे, कलेक्टर नहीं बन गए। जब घर जाएँगे तो समाज क्या सोचेगा? समाज क्या कहेगा? कलेक्टर बाबू बनने गए थे और कुछ बन नहीं पाए। वो इस डायलेमा को झेल नहीं पाते, वो इस क्रिटिकल स्थिति को झेल नहीं पाते और स्थिति काफ़ी इतनी गंभीर हो जाती है कि वो मरने पर आतुर हो जाते हैं। तो ये था ओवरऑल, ठीक है? पहला था शैक्षणिक दबाव। दूसरा कारण जो है, वो मानसिक स्वास्थ्य का भी मुद्दा है। मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा कैसे है? वो समझिए ऐसे। आपको पता है जो बच्चे हैं, छात्र हैं, छात्र जब पढ़ाई करने के लिए आते हैं, अपने घरों से दूर रहते हैं। अब अपने घरों से दूर रहते हैं, तो इसका रि इसकी वजह से होता क्या है? जब घर से दूर रहते हैं, जब बड़े शहरों में आते हैं, तो वहाँ पर सपोर्ट सिस्टम उतना डेवलप नहीं हो पाता है। जब भी लाइफ में कोई समस्याएँ आती हैं, कोई चैलेंजेज़ आता है, उसको दूर करने के लिए जो सपोर्ट सिस्टम डेवलप होना चाहिए, जहाँ पर वो रह रहा है, उस तरह से क्रिएट नहीं हो पाता है। तो क्या होता है? अकेलापन हो जाता है। अकेलापन काफ़ी बढ़ जाता है। अकेलापन बढ़ जाता है। अजनबीपन, ये कोई बातचीत नहीं, उतना मेल-मिलाप नहीं। किसी से हम बात भी कर रहे हैं, किसी से दोस्ती का भाव भी रख रहे हैं, तो उसके अंदर भी कॉम्पिटिशन वाला भाव है। कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है कि हम दोस्त के साथ ही कॉम्पीट करने की कोशिश करते हैं, कि हर व्यक्ति का माइंडसेट अपना अलग-अलग होता है। आप नहीं भी कॉम्पीट करना चाहेंगे, लेकिन जो माहौल ऐसा क्रिएट हो जाता है कि आपको उस टेंडेंसी में, उस माइंडसेट में आना ही पड़ता है। तो वो कॉम्पिटिशन वाला भाव होता है। एक समय ऐसा आता है कि आत्मनिर्वासन वाली स्थिति। आत्मनिर्वासन की स्थिति क्या है? मतलब हम खुद को ही नहीं समझ पा रहे हैं, खुद को ही एक तरह से हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कौन हैं। इस तरह से स्थिति है। वही मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है ना कि अपनी हालत का खुद एहसास नहीं मुझको, मैंने औरों से सुना हो कि परेशान हूँ मैं। इस तरह की स्थिति काफ़ी दिखाई पड़ती है। हम क्या है, क्या बनते जा रहे हैं, क्या होते जा रहे हैं, खुद लोगों को एहसास नहीं होता और हमेशा परेशान होते जा रहे हैं। क्योंकि शहर में जो अकेलापन है, जो अजनबीपन है, जो एक तरह से कॉम्पिटिशन का भाव है, वो माइंड पर इतना प्रेशर क्रिएट कर देता है, इतना तनाव, टेंशन क्रिएट कर देता है, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति काफ़ी बेकार हो जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है। और डेटा की बात करें, भारत में डेटा बहुत ही अलार्मिंग है। अलार्मिंग क्या है? प्रत्येक 4 में से 1 बच्चा, प्रत्येक 4 में से 1 बच्चा जो 18 से 24 साल के एज ग्रुप का, यानी 18 से 24 वर्ष के बीच का जो छात्र है, उसमें उसमें से प्रत्येक 4 में से 1 बच्चा जो है, वो मानसिक स्वास्थ्य यानी मानसिक प्रॉब्लम से ग्रसित है। देख रहे हैं? 4 में से 1 जो स्टूडेंट्स है, बॉयज़ है, जो एडल्ट्स है, वो मेंटल हेल्थ का शिकार है, प्रॉब्लम से ग्रसित है। काफ़ी अलार्मिंग स्थिति है, काफ़ी बहुत ही क्रिटिकल स्थिति होता है। मेंटल इलनेस अगर लंबे समय तक वो मानसिक स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं होगा, मेंटल इलनेस होगा, तो धीरे-धीरे क्या होगा, वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की कंडीशन में पहुँच जाएगा। धीरे-धीरे वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, धीरे-धीरे वो लो फ़ील करने लगेगा, किसी काम में उसका मन ही नहीं लगेगा और जब मन नहीं लगेगा, नेगेटिव थॉट्स आने लगे, तो कब नेगेटिव थॉट्स कब सुसाइडल थॉट्स में तब्दील हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। ओवरथिंकिंग बहुत क्रिएट हो जाता है और ओवरथिंकिंग वाला माइंडसेट बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप बहुत ओवरथिंकिंग करते हैं
ओवरथिंकिंग कर साथ में आप इमोशनल भी है। ये जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, वो काफ़ी डेडली होता है, काफ़ी खतरनाक होता है। आप ओवरथिंकर हैं, इमोशनल भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं और छोटी-छोटी बातों पर इतना इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है आपके ऊपर, आप नेगेटिव थॉट्स के शिकार हो जाते हैं। कब नेगेटिव थॉट्स, कब सुसाइडल थॉट्स में हो जाता है, किसी को नहीं पता चलता है और बच्चा एक्सट्रीम कदम उठा लेता है। दूसरा कारण था मानसिक स्वास्थ्य की समस्या। तीसरा कारण जो दिखाई पड़ता है, वो है वित्तीय चिंताएँ। वित्तीय चिंता में क्या है? देखिए, आपको पता है कि यूथ्स जो होते हैं पढ़ाई के लिए घर से दूर, तो पढ़ाई का जो खर्चा होता है, पढ़ाई का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कोचिंग फ़ी है, ट्यूशन फ़ी है, फिर रूम रेंट है, ये सब मिलके इतना ज़्यादा हो जाता है कि हर बच्चा इसको अफ़ोर्ड नहीं कर पाता है और पेरेंट्स को लोन्स लेना पड़ता है। अब लंबा लोन्स, बहुत ज़्यादा लोन्स लेने के बाद कोई पेरेंट्स किसी बच्चों को शहर भेजता है पढ़ाई के लिए, और जब वो बच्चा वो पढ़ाई करता है और बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि मेरा तो इसमें मन ही नहीं लग रहा है, या मन लगने के बाद भी, कितना मन लगाने के बाद भी जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट है वो नहीं आ पा रहा है। तो धीरे-धीरे उसको सोचने पर मजबूर हो जाता है कि माँ-बाप ने इतना पैसा लगा के घर से दूर होकर शहर भेजा है और हम उनके सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये जो ख्वाब है, जो अरमान है, उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। रिज़ल्ट हमारा एक्सपेक्टेशन जो ऐसा है, उस तरह से नहीं हो पा रहा है। तो बच्चे काफ़ी नेगेटिव माइंडसेट में चले जाते हैं और वो सुसाइडल थॉट्स उसके अंदर आने लगता है और धीरे-धीरे वो अपने इस चैलेंज को, उस चुनौती को झेलने के बजाय अपने जीवन लीला को ही समाप्त करने पर सोचने लगते हैं। ये काफ़ी है। तरह इसी केस में दिखाई दिखे तो बेरोज़गारी की कंडीशन जो है काफ़ी अलार्मिंग है। बेरोज़गारी काफ़ी बढ़ता जा रहा है। जॉब्स की समस्या काफ़ी है। जॉब्स नहीं मिल रहा है और अगर बच्चों को, लोगों को जॉब नहीं मिलेगा, यूथ को जॉब नहीं मिलेगा, मनमाफ़िक काम नहीं मिलेगा, फिर वो क्या होगा? काफ़ी एक तरह से जो एक तरह से खाली माइंड माइंड होता है, बोलते हैं ना, खाली मन शैतान का। तो अगर दिमाग बहुत खाली है, कुछ काम नहीं कर रहे, बिज़ी नहीं रह रहे हैं, तो खाली टाइम पे बैठते-बैठते वो नेगेटिव थॉट्स के शिकार तो हो ही जाएँगे, डिप्रेशन की स्थिति में तो चला ही जाएगा और लगातार प्रयास करने के बाद भी जॉब नहीं मिल रहा है, फिर तो उसको लूज़र्स वाली फीलिंग आने लगती है अगली बार। और आपको पता है कि समाज बेरोज़गार बेरोज़गार लोगों को, जो होते हैं, जो कुछ कर नहीं पाते हैं, कोई एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करने के बाद सक्सेस नहीं हो पाते हैं, तो उतने तवज्जो, उतना रिस्पेक्ट नहीं देते। तो समाज में रहते-रहते ये घुटन महसूस करते हैं और धीरे-धीरे ये सुसाइडल थॉट्स का भी तब्दील हो जाता है और ये सुसाइड जैसे केस को उठा लेते हैं। वित्तीय चिंता बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है। डेटा की बात करें तो अकेले भारत में 2022 में क्या हुआ, लगभग 11% टोटल ग्लोबल मतलब अगर पूरे वर्ल्ड लेवल पर देखें, तो अगर 100 नौकरी छँटा है, उसमें केवल भारत में कितना है, 11। 11 नौकरी एक तरह से लेज़ ऑफ हुआ, मतलब लोगों को निकाला गया है काम से, ठीक है? ये काफ़ी एक तरह से अलार्मिंग स्थिति, काफ़ी टेंडेंसी वाला स्थिति है। और 2023 में क्या है? 2023 में थोड़ा स्थिति कम हुआ है, लेकिन ये स्थिति इतना भी कम नहीं हुआ, लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इस तरह से लोगों को जब जॉब नहीं प्रोवाइड करेंगे, जब नौकरी प्रोवाइड नहीं करेंगे, जब उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, जब उनको रहने, खाने-पीने का ठीक से जो सुविधा है, उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो इसी तरह का नेगेटिव माइंड से नेगेटिव थॉट्स, सुसाइडल थॉट्स आते रहेंगे। ठीक है, देख रहे हैं? 2023 में ही देखा जाए तो लगभग 2,23,000 जो नौकरी थी, वो एक तरह से प्रभावित हुआ है। ये काफ़ी क्रिटिकल स्थिति हो जाता है। देख रहे हैं? स्टार्टअप सेक्टर हिट हार्डेस्ट बाय डेज़ ऑफ इनो स्टार्टअप सेक्टर में आपको पता है कि ज़्यादा नौकरी क्रिएट हो रहा है और जितने भी टेक सेक्टर होता है, जितने भी एडटेक होता है, हाई-टेक जितने भी कंपनी एमएनसीज़ वगैरह होते हैं, स्टार्टअप होते हैं, उसमें ये जो नौकरी है काफ़ी बड़ी मात्रा में नौकरी को प्रोवाइड करता है। लेकिन स्टार्टअप जो भी जिस तरह से बढ़ रहा है, उसमें स्टार्टअप की जो एक तरह से ग्रोथ होनी चाहिए, उस तरह से ग्रोथ नहीं होता है। जो नौकरी है उसका भी कितना सिक्योर है, वो भी ठीक-ठाक नहीं दिखाई पड़ता है। अभी बायजू का जो फेलियर वाला कंडीशन है, केस स्टडी आपको दिखाई पड़ता है। हज़ारों बच्चे, हज़ारों एम्प्लॉयी वहाँ पे काम कर रहे थे, लेकिन अचानक जब बायजू खत्म हुआ, जब बायजू का एक तरह से डाउनफॉल हुआ, तो उसकी वजह से उनको नौकरी छोड़ना पड़ा। तो फिर उसको कैसे हम उसको एडजस्ट करेंगे? काफ़ी क्रिटिकल स्थिति हो जाता है, देख रहे हैं? एडटेक में करीब 15 कंपनी में लगभग 7,868 लेज़ ऑफ हुआ, मतलब लोगों को नौकरी से निकाला गया है। कंज्यूमर सर्विस में देखें तो उसमें टोटल 8 कंपनी में लगभग 5,000 लोगों को नौकरी से निकाला गया है। ई-कॉमर्स में देखें तो लगभग 2,541 लोगों को नौकरी से निकाला गया है। फिनटेक में देखें तो 6 से 65 लोगों को निकाला गया। ये डाटा क्या शो कर रहा है? लोगों को जॉब्स जो है, सिक्योरिटी नहीं है।
अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है और जब फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होगा 30 साल 32 साल की उम्र में अगर कोई व्यक्ति जाके नौकरी खो रहा है, फिर 35 साल की उम्र में मैं नौकरी खो रहा है, फिर इन लोगों को कैसे हम एडजस्ट करेंगे? इनका भरण-पोषण जो घर को चलाने के लिए की जो ज़िम्मेदारी होता है, उसको कैसे पूरा किया जा सकता है? काफ़ी क्रिटिकल स्थिति होता है और इस वही स्थिति को सभी लोग झेल नहीं पाते हैं और इसीलिए सुसाइड की स्थिति पहुँच जाते हैं। ठीक है? अब नेक्स्ट कारण हो जाता है साइबर बुलिंग, साइबर अपराध। अब देखिए अभी ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ये एक तरह से रील्स का ज़माना है। सोशल मीडिया किस तरह से बढ़ रहा है, अभी व्हाट्सएप का ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है। हम मैसेजिंग ऐप के ज़रिए एक-दूसरे से ईज़िली कनेक्ट हो पाते हैं। तो जब इतने साइबर स्पेस से हम घिरे हुए हैं, हमारे आस-पास जो एक तरह से जो उसको क्या बोलते हैं, कैच करने की जो बात होती है, इतने सारे ऐप्स क्रिएट हो गए हैं। तो साइबर जो एक तरह से दुनिया क्रिएट हो गया है, तो उसमें जो सेंसिटिवनेस है, जो एक तरह से वल्नरेबल ग्रुप है, उसको टारगेट करने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और हर हाल-फिलहाल के दिनों में देखें, साइबर बदमाशी का जो इंसिडेंट है, वो लगातार बढ़ा है, काफ़ी बढ़ा है। ये कैसे नेचर दिखाई पड़ते हैं? साइबर बुलिंग में क्या-क्या आ सकता है? अब्यूज़ आ सकता है, किसी को गाली देना है, तो हिमिलिएट करना है, किसी को धमकी देना है, एंग्ज़ायटी का शिकार हो सकता है, किसी को डिसरिस्पेक्ट करना है, किसी को अटैक करना है, अटैक, कोई कमेंट कर दिया, वायलेंस हो सकता है, डिस्क्रेडिट हो सकता है, हैरेसमेंट हो सकता है। इस तरह के साइबर बुलिंग के इंसिडेंट हम लगातार देखते हैं। अभी देखते हैं कि सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट कर दिया और किसी के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी कर दिया है। अभद्र टिप्पणी तो कर दी है आप, लेकिन जिसके बारे में आप बोल रहे हैं, वो इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं हुआ और अगर आपके कमेंट को ठीक तरीके से वो पचा नहीं पाया, वो इसी कमेंट की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो सकता है और जब वो अकेला-थकेला पड़ा, तभी नेगेटिव थॉट्स इतना बढ़ गया कि वो अपने चीज़ों को एडजस्ट नहीं कर पाया और सुसाइडल वाली स्थिति में हो सकता है। ये काफ़ी जनरल स्थिति है। देख रहे हैं टाइप ऑफ हैरेसमेंट यूजर्स एक्सपीरियंस देखा जाए एनी हैरेसमेंट में 53% है, नेम कॉलिंग में पर्पसफुल एम्बरेसमेंट है, फिजिकल हैरेसमेंट है, सेक्सुअल हैरेसमेंट है, स्टॉकिंग है, सस्टेन हैरेसमेंट है। इस तरह की ये डेटा क्रिएट करता है और डेटा क्या शो करता है? तो साइबर बुलिंग के जो इंसिडेंट है मेजरली वो काफ़ी साइबर स्पेस में साइबर वर्ल्ड में लगातार बढ़ता जा रहा है। साइबर वर्ल्ड में क्या होता है? एनोनिमिटी होता है। आप किसी पर कमेंट करते हैं तो चांस ये होता है कि आप वो लोग ट्रैक नहीं कर पाए। लेकिन कमेंट करना आसान हो जाता है। अब कमेंट करना आसान है तो कुछ भी कमेंट कर देते हैं। तो इंसिडेंट काफ़ी एक तरह से क्रिटिकल हो सकता है। किसी को हिट कर दिया, किसी के बारे में अभद्र टिप्पणी कर दिया। जैसे 2-3 केस हुआ भी है। जैसे आप एक न्यूज़ था उज्जैन का। उज्जैन टीन डाइज़ बाय सुसाइड वाज़ बुलीड ऑनलाइन फ्रॉम फॉर वियरिंग मेकअप। जैसे एक उज्जैन का एक बच्चा था, वो मेकअप लगाया था और मेकअप अब ठीक है, किसी बच्चा है रील्स बनाने के चक्कर में कोई मेकअप लगाया। कोई तरह-तरह कार्टून टाइप का ही कुछ होगा। तो हर व्यक्ति को पसंद नहीं आया। अब जिस व्यक्ति को पसंद नहीं आया, उसने कुछ ऐसा कमेंट कर दिया है, बच्चों को पसंद नहीं आया। इस बच्चों को काफ़ी हैरेसमेंट वाला फ़ील हुआ और ये सुसाइड कर लिया। सभी लोग नहीं पचा सकते क्योंकि सभी लोगों का जो मैच्योरनेस लेवल है, किसी बात को पचाने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, सबकी अलग-अलग होती है। लेकिन सोशल मीडिया में हम इतना जज नहीं करते, सीधे अपने अंदर का जो भाव होता है, बिना नापे-तौले उसको व्यक्त कर देते हैं। ये सभी लोगों को रेगुलेट करना है, सभी लोगों को एक तरह से उनको ठीक तरीके से बिहेव करें, इसको मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो अभी हाल ही में एक फ़िल्म आई थी ओह माय गॉड 2। इसमें साइबर बुलिंग के इंसिडेंट को काफ़ी अच्छे से उसमें पंक पता है पंकज त्रिपाठी फादर होते हैं, इनके ये बेटा है। तो स्कूल में ये बच्चा रहता है। स्कूल में क्या होता है, स्कूल के वॉशरूम में जाके एक वीडियो इनका कोई बना लेता है, वॉशरूम का। अब वो वीडियो इंटरनेट पे अपलोड कर देता है, तेज़ी से वायरल हो जाता है। वायरल हो जाता है तो इसकी फैमिली पंकज त्रिपाठी की फैमिली को काफ़ी हैरेसमेंट झेलना पड़ता है। अब अगर मान लीजिए, अगर पंकज त्रिपाठी तो वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के रहते हैं, वो इस स्थिति को झेल पाते हैं अच्छे से और अच्छे से हैंडल भी करते हैं और बच्चे को डिप्रेशन के शिकार से बचा लेते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर फैमिली इनकी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इतनी ओपन माइंडेड नहीं होती, इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं होता और इतना नहीं झेलते, तो आपको पता है क्या होता है? ये बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं, सुसाइडल थॉट्स आ जाते हैं। ये सुसाइड भी कर सकता था। इस तरह के बहुत सारे केसेज़ हुए हैं। अभी हाल ही में इस तरह के वीडियो दिखाई पड़े, डीप फेक वाला। में ये लड़की थी, का एक तरह से इमेज हटा के क्या लगा दिया रश्मिका मंदाना का। अब मान लीजिए रश्मि ये तो हीरोइन है। अब इनका सोशल मीडिया से इंटरेक्शन जो पब्लिक के लोगों से इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो इनका माइंडसेट तो अलग होता है, तो लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इसी में कोई किसी सिंपल बैकग्राउंड वाली लड़की होती और मध्यम वर्ग वाली लड़की होती और फैमिली होता, तो इस स्थिति को झेल नहीं पाता। इन स्त्री के लिए, एक महिला के लिए इस तरह के वीडियो को प्रचारित करना, उनके हैरेसमेंट को, उनकी ह्यूमिलिएशन को काफ़ी बढ़ा देता है और इज़्ज़त वाली बात हो जाती है। गाँव घर में तो इनको झेलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और लड़कियाँ सुसाइड कर सकती थी। तो इस तरह के इंसिडेंट काफ़ी हुए हैं। देख रहे हैं साइबर बुलिंग वाला जो केस है,
वो लगातार बढ़ रहा है और साइबर बुलिंग की वजह से जो सुसाइडल टेंडेंसी है, वो भी लगातार बढ़ रहा है। ठीक है? ये एक कारण था। नेक्स्ट कारण है मादक द्रव्यों का सेवन। मादक द्रव्यों का सेवन जैसे ड्रग्स वगैरह जो सेवन करते हैं, उसमें भी सुसाइडल टेंडेंसी काफ़ी दिखाई पड़ता है। क्योंकि जब आप ड्रग्स ड्रग्स के आदी हो जाते हैं, तो आपका माइंड पर जितना कंट्रोल होना चाहिए, आप खोते जाते हैं और माइंड आपको कंट्रोल करने लगता है। फिर आपका जो बॉडी वाला एडिक्शन वाला पार्ट हो जाता है, बॉडी एडिक्टेड हो जाता है उस ड्रग्स को लेकर। फिर धीरे-धीरे आप अपना आपा खोने लगते हैं और कंट्रोल होने लगते हैं। और जब आपका दिमाग खुद काम नहीं करेगा, जब आप किसी ऐसे पदार्थों के सेवन से जीवन को आगे बढ़ाना चाहेंगे, फिर एक सोचने समझने की शक्ति भी समाप्त हो जाती है और धीरे-धीरे आपकी स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाती है। रिपोर्ट क्या है? 25% जो लोग मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, मतलब जो लोग मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, उसमें 25% जो सुसाइडल जो टेंडेंसी होती है, सुसाइड करने की जो एक तरह से टेंडेंसी होती है, ज़्यादा हो जाती है। देख रहे हैं? सुसाइड रिस्क इज़ 25% हायर इन दोज़ सफरिंग फ्रॉम ड्रग्स, एडिक्शन एंड डिप्रेशन। देख रहे हैं? काफ़ी अलार्मिंग स्थिति, काफ़ी क्रिटिकल स्थिति है। कि जो ड्रग्स वाला जो सेवन करते हैं उसमें जो सुसाइडल टेंडेंसी होती है वो 25% जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं उसकी अपेक्षा ज़्यादा होता है। 25% टेंडेंसी बढ़ जाता है। काफ़ी क्रिटिकल स्थिति। अमेरिका में देखें तो अमेरिका में तो इस तरह के कंडीशन काफ़ी दिखाई पड़ता है। अमेरिका में जो लोग ड्रग्स लेते हैं उसमें सुसाइड की टेंडेंसी 6 गुना ज़्यादा है। जो नॉर्मल आदमी है उसकी अपेक्षा देखें तो जो ड्रग्स वगैरह सेवन करते हैं उसमें सुसाइड की टेंडेंसी 6 गुना ज़्यादा है। काफ़ी अलार्मिंग स्थिति। ठीक है? रिश्ते की समस्या ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है यूथ। रिश्तों को मैनेज करना, रिश्तों को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से भी काफ़ी इंसिडेंट दिखाई पड़े। रिश्तों की समस्या में देखें तो 2 तरह की समस्या, एक होता है फैमिली प्रॉब्लम। फैमिली प्रॉब्लम में हो सकता है कि आपका माता-पिता के साथ संबंध ठीक नहीं, पत्नी के साथ संबंध ठीक नहीं, भाई-बहन के साथ आपका संबंध और आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और परेशान रहते हैं। दूसरा हो सकता है रिलेशनशिप, लव अफेयर, रिलेशनशिप्स की। अब देखिए लव अफेयर्स अभी का जो यूथ है उसमें 60-70% इस समस्या से ग्रसित है। क्योंकि जो रील्स का ज़माना, जो मोबाइल कल्चर है, जो एक तरह से रील्स वाला कल्चर है, जो इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया ऐप्स जब से आया है, तब से क्या हो गया कि लोगों से कनेक्ट करना काफ़ी ईज़ी हो जाता है। और अब जो बच्चे हैं उसका माइंडसेट काफ़ी एक तरह से बच्चों वाला ही रहता है। तो वो ईज़िली किसी से कनेक्ट हो पाता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है और अटैचमेंट हो जाता है। उसको प्यार हो जाता है और फिर इस तरह के इस चीज़ में फँस जाते हैं। फिर वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको मैनेज करने के लिए काफ़ी मैच्योर माइंड चाहिए होता है। को झेलना इतना आसान भी नहीं होता। तो लव अफेयर्स की वजह से भी काफ़ी डेथ वगैरह, काफ़ी सुसाइड वगैरह होते हैं, अगर वो ठीक से हैंडल नहीं कर पाया। डेटा क्या है? रिपोर्ट्स देखिए कि ओवर 11% एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि 11% राइज़ इन नंबर ऑफ माइनर्स डाइंग बाय सुसाइड ड्यू टू लव अफेयर्स। देख रहा है? लव अफेयर्स की वजह से जो सुसाइड की टेंडेंसी है, उसमें 11% की बढ़ोतरी हुई केवल लव अफेयर्स की वजह से। प्यार, प्रेम प्रसंग की वजह से सभी लोग इस प्रेम प्रसंग को, जो उनके चैलेंज होते हैं, इतना आसान नहीं होता। सभी बच्चे, सभी यूथ, सभी जो लोग होते हैं इसको झेल नहीं पाते हैं और कुछ इतने इमोशनल हो जाते हैं कि सुसाइड वाले केस, सुसाइड की कंडीशन है। ये एनसीआरबी की डाटा है, देखा 2021 में एनसीआरबी की डाटा आया था और क्या बता रहा है कि 11% राइज़ हुआ है सुसाइडल टेंडेंसी में, सुसाइड डेथ में, इसी वजह से, लव अफेयर्स की वजह से। देखिए ये फैमिली प्रॉब्लम अभी आपने 2017 में एक इंसिडेंट हुआ था, बक्सर का एक डीएम था, वो अपने फैमिली पेरेंट्स और वाइफ के बीच जो इश्यूज़ थे उनको झेल नहीं पाया और गाज़ियाबाद में ट्रेन से कटकर वो सुसाइड कर ली। तो जिस समय ये कंडीशन, जिस तरह में ये न्यूज़ आया था, काफ़ी एक तरह से शॉक करने वाला न्यूज़। एक आईएएस ऑफिसर पूरे जिला को मैनेज कर रहा है, वो एक फैमिली को जो इश्यूज़ हैं उसको ठीक से नहीं झेल पाया और उस वजह से वो सुसाइड कर लिया। देख रहे हैं? ये काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ हो गया था उस टाइम। काफ़ी सोचने वाली बात थी कि क्या फैमिली का प्रॉब्लम इतना बड़ा क्रिएट हो गया था उस आईएएस के लिए, कि वो अपने जीवन को ही समाप्त करने पर आतुर हो गया। जबकि उनका लाइफ़स्टाइल देखिए, जो उनकी जो सुविधाएँ थी, एक आईएएस के पास क्या-क्या सुविधाएँ नहीं होती, लेकिन उन सबको भी ताक पर रखकर वो फैमिली को झेल नहीं पाया, फैमिली के जो इश्यूज़ थे उनको हैंडल नहीं कर पाया, की वजह से वो कर लिए। ये एक तरह से रिश्ते की समस्या भी जो एक मेन कारण बढ़ता जा रहा है, होता जा रहा है।
अगला कारण है प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी का जो एक तरह से उपयोग है, वो भी काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। उसका भी अनहेल्दी उपयोग होता है। अब जैसे कुछ साल पहले ये न्यूज़ था, 10th स्टैंडर्ड बॉय फाउंड डेड इन द टॉयलेट। अभी कुछ साल पहले ब्लू व्हेल चैलेंज गेम आया था और इस वजह से सुसाइड की टेंडेंसी बच्चों में काफ़ी बढ़ गया था। ब्लू व्हेल चैलेंज की वजह से। ये टेक्नोलॉजी का एक तरह से अनहेल्दी यूज़। अब इस तरह से गेम का उपयोग होता जा रहा है। बच्चे क्या हो रहा है, इमोशनल कनेक्ट उनका एक तरह से काफ़ी कम होता जा रहा है। और जब इमोशनल कनेक्ट कम होता जा रहेगा, प्रौद्योगिकी का उपयोग दिन भर वो उसी में लगे रहेंगे, थोड़ी-थोड़ी समस्या को वो झेल नहीं पाए। देख रहे हैं मोबाइल का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। न्यूज़ क्या है कि पबजी मोबाइल एडिक्शन, 30 ईयर ओल्ड बॉय किल्स हिमसेल्फ आफ्टर ट्रिप ओवर द बैटल ऑफ रॉयल गेम। देख रहे हैं बैटल ऑफ रॉयल गेम में थोड़ी बहुत एक तरह से हार हुई, कुछ नुकसान हुआ और जो 13 साल का बच्चा था वो सुसाइड कर लिया। अब देख रहे हैं वो एक तरह से वर्चुअल जीवन को भी वो रियल लाइफ के इंसिडेंट कनेक्ट कर पा रहा है, क्योंकि वो इतना इन्वॉल्व हो गया उस दुनिया में, उस गेम में, कि वो गेम की चीज़ों को भी वो ठीक से अंडरस्टैंड, ठीक से समझ नहीं पा रहा है और उनको रियल लाइफ से जोड़ते हुए अपने जीवन को समाप्त कर दे रहा है। काफ़ी अलार्मिंग स्थिति हो। देख रहे हैं 10 ईयर, एक 10 साल का बच्चा था, उसकी माँ ने उससे मोबाइल छीन लिया। पहले उसने अपनी माँ को मारा, फिर खुद सुसाइड कर लिया। ये मोबाइल फ़ोन एडिक्शन के हज़ार्ड्स को मोबाइल फ़ोन का जो एडिक्शन है किस तरह से बढ़ाता है, किस तरह से क्राइसिस वाली स्थिति क्रिएट करता है, वो बयान करता है। अब देखिए केरला में जो मुख्यमंत्री हैं, पिनाराई विजयन का कहना है, इंटरनेट एडिक्शन ड्रोव 25 चिल्ड्रेन टू सुसाइड सिंस 2019। देख रहे हैं 2019 के बाद से लेकर अब तक जो इंटरनेट का जो एडिक्शन है, जो मोबाइल चलाने का जो एक तरह से उपयोग है, अकेले केरला में उसकी वजह से करीब 25 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। देख रहे हैं तो ये काफ़ी अलार्मिंग स्थिति हो, काफ़ी क्रिटिकल स्थिति हो जाता है। आगे एक फैमिली को लेकर, एक सोसाइटी को लेकर, एक स्टेट को लेकर हमको सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से किस दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। ये तो मेन कारण, ये तो मुख्य कारण जिसकी वजह से सुसाइड की टेंडेंसी अभी इंडिया में काफ़ी बढ़ रहा है, काफ़ी दिखाई पड़ रहा है। तो रूट कॉज़ जो मेन-मेन कारण थे उसको तो मैंने डिस्कस कर ही लिया। अभी एक रिपोर्ट है जो इन मेन कारण को एक तरह से हाइलाइट करता है, सबकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है। और रिपोर्ट को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो है फैमिली प्रॉब्लम। मतलब जो सुसाइड जिस वजह से होता है उसमें सबसे मेन कारण क्या है? फैमिली प्रॉब्लम। फैमिली प्रॉब्लम देखें 4000 दो ये ब्लू वाला है क्या है 2020 का और रेड वाला 2021 का। 2020 में देखें तो लगभग 4000 लोगों ने फैमिली प्रॉब्लम की वजह से सुसाइड कर लिया। फिर दूसरा कारण क्या है? लव अफेयर्स। देख रहे हैं दूसरा सबसे लीडिंग प्रॉब्लम है लव अफेयर्स। अभी यूथ में लव अफेयर्स की जो टेंडेंसी है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वो इस तरह की चीज़ें जो बड़े-बड़े शहरों में तो काफ़ी दिखाई पड़ता है। जैसे मुखर्जी नगर में बच्चे यहाँ पर तैयारी करने आते हैं, तो तैयारी करने के साथ-साथ वो प्यार में आगे बढ़ते हैं। लिव इन रिलेशनशिप को भी साथ में वो रहने लगते हैं। फिर धीरे-धीरे स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं। धीरे-धीरे ये अफेयर्स वाला क्रिटिकल स्थिति पहुँच और वो अपने चीज़ों को एडजस्ट नहीं कर पाते, जो एक्सपेक्टेशन है उसको मीट नहीं कर पाते हैं। एक तरह से पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, एक तरह से जो रिलेशनशिप है वो भी ठीक से नहीं चल पा रहा है। इस द्वंद में वो अपनी लाइफ़ समाप्त करने लगते हैं। तीसरा कारण क्या है? मेंटल इलनेस। अगर आप पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करने के साथ-साथ चीज़ें जब सही नहीं हो पाती, तो एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और वहाँ पर सपोर्ट सिस्टम भी बड़ों शहरों में डेवलप नहीं हो पाता। तो ऐसे भी लोग सुसाइड करते हैं। चौथा सबसे बड़ा कारण क्या है? एग्ज़ाम फेलियर। देख रहे हैं? और पाँचवाँ क्या है? इनसैनिटी, परेशानी। तो एनसीआरबी की डेटा के हिसाब से देखें तो ये थे कुछ रूट कॉज़, कुछ मेन कारण। हमने उसको रैंकिंग भी कर लिया कि सबसे मेन कारण में सबसे पहले क्या कारण आएगा। तो इस पूरे होलिस्टिक एक तरह से कारण को मैंने डिस्कस किया। सुसाइड का जो मेन टेंडेंसी है, जो दिखाई पड़ता है, उसके पीछे जो रूट कॉज़ है, जो सबसे मेन कारण है, वो क्या-क्या है? जो मेजर-मेजर कारण थे, सभी को हमने डिस्कस किया, अच्छे से एक्सप्लेन भी किया और उसके साथ-साथ कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी, कुछ इंसिडेंट भी, कुछ केस स्टडी को भी डिस्कस किया और सब इश्यूज़ को भी समझ लिया। अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, अब हम सजेशंस की बात करते हैं। कारण को समझ लिया, अगर आप कारण को समझ पा रहे हैं, तो सजेशंस आसान हो जाता है, लेकिन सजेशंस को इम्प्लीमेंट करना, उसको ग्राउंड पर उतारना उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो सजेशंस को एक-एक करके डिस्कस करना है, सजेशंस को हम कैसे लागू करें? देखिए, सबसे पहला सुझाव क्या हो सकता है, अगर सुसाइड को आपको कम करना है, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को आपको बढ़ाना होगा, की फैसिलिटीज़ इम्प्लीमेंट करना होगा। देखिए, आपको पता है, बच्चे क्या करते हैं, घर से बाहर पढ़ाई करते हैं। अब घर से बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको टेंशन वगैरह, एग्ज़ाम का प्रेशर वगैरह से बहुत होता है। तो उसको कम करने के लिए ज़रूरी है कि उसको लगातार काउंसलिंग सपोर्ट दिया जाए, काउंसलिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, लगातार उसकी निगरानी किया जाए, बच्चों की। निगरानी किया जाए, निगरानी इस बात का, पर्सनैलिटी का,
कहीं ये परेशान तो नहीं है, कहीं ये डिप्रेशन का शिकार तो नहीं, कहीं ये लो तो फ़ील नहीं कर रहा, कहीं ये कॉम्प्लेक्स का शिकार तो नहीं, कहीं ये अंडर कॉन्फिडेंट तो नहीं है। अगर इन गतिविधियों को हम मॉनिटर करते हैं, उनको निगरानी करते हैं, तो हम किसी भी व्यक्ति की, किसी भी जो व्यक्ति है उसके मेंटल जो हेल्थ है उसको एक तरह से मेजरली को माप सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और मेंटल स्वास्थ्य को काम करने के मतलब उस पर उसको एक तरह से अच्छे तरीके से क्रियान्वित करने के लिए और मेंटल हेल्थ को ठीक से मैनेज करने के लिए भारत सरकार ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी चलाया है। भारत सरकार ने इस स्थिति को काफ़ी क्रिटिकल समझा और क्रिटिकल स्थिति को मानते हुए 2017 में एक अधिनियम लाया, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम। देखिए इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? इसकी सबसे अच्छी जो फीचर्स है, जो प्रावधान है, वो पहला है डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सुसाइड। देख रहे हैं, जो आत्महत्या उसको गैर आपराधीकरण बना दिया गया है इसमें। आप कहेंगे गैर आपराधीकरण से क्या मतलब है? देखिए पहले क्या था, आईपीसी के प्रोविज़न के तहत सुसाइड तक क्या था, एक क्राइम था, यानी एक क्रिमिनल ऑफेंस था ये। क्रिमिनल ऑफेंस का मतलब आपराधिक गतिविधि। होता क्या था, जब भी इस एक्ट से पहले कोई व्यक्ति सुसाइड करता था, देखिए व्यक्ति एक तो आत्महत्या कर रहा है, सुसाइड की कंडीशन में जा रहा है और वो बच गया, तो उसको इलाज की बजाय हम उसको अपराधी मान लेते थे। अपराधी मान लेते थे और उसको सजा सुना देते थे। एक तरह से डबल दोहरे जोखिम वाली स्थिति क्रिएट हो गया। एक तो इसका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है और उस वजह से वो सुसाइड कर रहा है। सुसाइड किया तो उसको ठीक से इसका रिहैबिलिटेशन होना चाहिए, ठीक से इसका देखभाल होना चाहिए। देखभाल करने के बजाय आप उसको अपराधी ट्रीट कर रहे हो और इस कृत्य की वजह से उसको सजा भी दे रहे हो। ये तो और क्रिटिकल वाला स्थिति हो गया और वो झेल नहीं पाएगा और वो एक तरह से डिप्रेशन वाली स्थिति में चला जाएगा। सरकार ने इस स्थिति को समझा है और अब क्या बोला कि अगर कोई आत्महत्या कर रहा है तो उसको अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित, विक्टिम के नज़रिए से देखना है। विक्टिम के नज़रिए से देखना है। मतलब इस नज़रिए से नहीं देखना है कि ये कुछ ने इसने किसी ने अपराध किया है। अपराधी के नज़रिए से नहीं बल्कि पीड़ित की नज़रिए से देखना है और इसको सज़ा देने की बजाय इसकी देखभाल की जाए। देखभाल की जाए, उसको सही तरीके से सुविधा मिले, मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल की जाए, सुविधा को बढ़ाया दिया जाए, हॉस्पिटल में दिया जाए और इसकी मानसिक स्वास्थ्य की लगातार देखभाल की जाए, इसको सही कंडीशन में लाया जाए। तो इस तरह का प्रोविज़न अब किया है, पहले नहीं था। तो ये एक तरह से काफ़ी इनका एसेंशियल फीचर्स हो गया और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम के ज़रिए सरकार ने जो मेंटल हेल्थ है, उस पे काफ़ी जोर दिया है और काफ़ी रिसोर्स भी एलोकेट किया है। सरकार को चाहिए इस अधिनियम के ज़रिए जो एक तरह से क्रियान्वयन हो रहा है इस अधिनियम का, प्रोविज़न का, उसको इसके बारे में तेज़ी से जागरूकता को फैलाए और लोगों को अवेयर करे। ठीक है? सरकार इसी तरह का एक कदम भी उठा रही है, किरण किरण पहल है। किरण पहल में क्या होता है कि अगर आपको मेंटल हेल्थ कोई प्रॉब्लम है, तो 24/7 टोल फ्री नंबर है ये। फ़ोन पर कर सकते हैं और अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में लोन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लगातार उसकी निगरानी करवा सकते हैं और जो कोई भी केयर आपको नीड है, वो प्रोवाइड किया जा सकता है इस हेल्पलाइन के ज़रिए। ये गवर्नमेंट एक तरह से असिस्टेंट है, सरकार इसको प्रोवाइड करती है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्ली स्क्रीनिंग मतलब शुरुआती नज़र में ही उसको देख लिया जाए, सुविधा दिया जाए, फिर उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाए, स्ट्रेस मैनेजमेंट किया जाए। इस तरह के फैसिलिटी सरकार इस पहल के ज़रिए, किरण इनिशिएटिव के ज़रिए दे रहा है। सरकार का इसी तरह का एक इनिशिएटिव है मनोदर्पण। देखिए, मनोदर्पण इनिशिएटिव क्या है? जब कोरोना का टाइम आया था, तो कोरोना के टाइम में क्या था कि लगभग-लगभग सभी बच्चे घर में बैठ के तैयारी कर रहे होते हैं और उस टाइम मानसिक मेंटल इलनेस की स्थिति काफ़ी बढ़ गई थी। तो उस टाइम मेंटल इलनेस को कम करने के लिए सरकार ने एक इनिशिएटिव चलाया और उसमें केयरिंग केयरिंग फैसिलिटीज़ को काफ़ी बढ़ावा दिया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो शिक्षा मंत्रालय उसका इनिशिएटिव है, आत्म भारत अभियान के तहत। तो मनोदर्पण इनिशिएटिव क्या है? तो मेंटल केयर प्रोवाइड करना। अगर आपके अंदर कोई मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है, उसकी देखभाल के लिए सरकार के इस पहल के तहत आप आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह सरकार ने नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी को भी लाया और टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि 2030 तक सुसाइड जो टेंडेंसी है 11% तक कमी की जाए। ये फैक्ट्स है, ये इसका मेन लक्ष्य है। लेकिन सरकार जो भारत सरकार ने नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी, राष्ट्रीय आत्महत्या प्रिवेंशन स्ट्रेटजी जो फ्रेमवर्क है, ये लाकर काफ़ी एक तरह से काफ़ी अच्छा काम किया है।
और रिपोर्ट देखेंगे तो केवल 38 देशों में ही इस तरह की पहल को उठाया गया है। बाकी कंडीशन में तो नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी ही नहीं है। सरकार ने इस दिशा में काफ़ी कारगर, काफ़ी एक तरह से कामगार कदम उठाए, काफ़ी अच्छा पहल किया है। अब सवाल उठता है कि सरकार ने अगर इतना अच्छा पहल किया है, फिर सुसाइड रेट बढ़ क्यों रहा है? बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। इन फैसिलिटीज़ के बारे में, इन इनिशिएटिव के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि जागरूकता को बढ़ावा दे। वो जो प्रोग्राम वगैरह सब हो सकता है ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, सरकार के पहल के बारे में लोगों के बीच जागरूकता को फैले, इस दिशा में सरकार काम कर सकती है। ठीक है? दूसरा सजेशन है समग्र व्यक्तित्व पर। देखिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए जीवन में समस्या तो हमेशा ही बना रहता है, लेकिन पर्सनैलिटी आपको ऐसा बनाना चाहिए, आपकी आपकी व्यक्तित्व को इस तरह से विकास करना चाहिए, ताकि कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, आप उसको झेल सकें। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? व्यक्तित्व निर्माण पर लगातार काम करें। काम करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप फिजिकल एक्सरसाइज करिए, फिजिकल एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज करने से क्या होगा? आपकी बॉडी में एक तरह से हैप्पी हार्मोन्स डेवलप होंगे। नेगेटिव थॉट्स नहीं आएँगे, हमेशा आप अच्छा फ़ील करेंगे। अच्छा फ़ील करेंगे तो जो आपका माइंडसेट है, वो भी डेवलप होगा, वो भी प्रोग्रेसिव बनेगा और छोटी-छोटी समस्याओं से आप जूझ पाएँगे, उससे लड़ पाएँगे, उसको झेल पाएँगे। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरा हो सकता है कि आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट खेल 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 तो बहुत ही शानदार उपयोग है। अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप करते हैं तो पूरे बॉडी का एक तरह से एक्सरसाइज हो जाता है और पूरा बॉडी का एक्सरसाइज होने के साथ-साथ आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं क्योंकि अल्टीमेटली कोई ना कोई स्पोर्ट्स आपके एक तरह से पैशन्स, आपके इंटरेस्ट को भी फुलफिल कर रहा होता है। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा सकता है। तीसरा है कि लाइफ में कुछ ना कुछ पैशन, ना कुछ मिशन ज़रूर बनाएँ। देखिए पैशन, मिशन जो आपका इंटरेस्ट होता है वो आपके जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करता है, जो आपका अंतरिम जो लक्ष्य है, जो आप करना चाहते हैं, जो आपका मूल व्यक्तित्व है, उसको एक तरह से फुलफ़िल करता है, उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को कर रहे होते हैं। और ये एक इंसान और रोबोट में यही एक ख़ास अंतर है, जो डिफरेंशिएट करता है। रोबोट क्या करता है, मशीन की तरह वो काम कर रहा होता है, लेकिन एक इंसान क्या है, इंसान केवल मशीन नहीं है, वो एक इंसान है, उसके अंदर इमोशंस भी है, हार्ट भी है, फीलिंग भी है। ज़रूरी हो जाता है कि वो इंसान की तरह से काम करे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसके कुछ शौक होनी चाहिए, कुछ इंटरेस्ट होनी चाहिए। कुछ शौक पालिए और उस पर लगातार काम करिए। लगातार डे टू डे अगर आप इस पे काम करेंगे, क्या होगा? आप एक तरह से ज़िंदा-दिल इंसान बनेंगे। ज़िंदा-दिल इंसान बनेंगे, खुशनुमा बनेंगे, मनुष्यत नहीं छाया रहेगा और आप अपने अकॉर्डिंग जीवन को जी सकते हैं। ठीक है? व्यक्तित्व निर्माण का एक सबसे शानदार पहलू है खुद से बात करना, अपने आप से या इसी को बोलते हैं अपने आप को जानना। देखिए, अगर आप अकेले हैं और बोरियत महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपनी कंपनी को खुद एन्जॉय नहीं कर रहे हैं। यानी आप काफ़ी बोरिंग इंसान हैं। और ऐसे व्यक्ति के लिए अकेलापन क्या होता है एक तरह से नरक वाली स्थिति हो जाती है और ऐसे व्यक्ति के अंदर ही नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं और वो सुसाइडल थॉट्स में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी कंपनी को एन्जॉय कर रहे हैं, आप अपने अकेलेपन को एन्जॉय कर रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं बल्कि एकांत में हैं। और एकांत किसी भी व्यक्ति के समग्र विकास के लिए, किसी क्रिएटिव माइंडसेट के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। कि जब दिमाग शांत रहता है, तो आप बहुत अच्छा सोच पाते हैं, कुछ क्रिएटिव क्रिएट कर पाते हैं और कुछ समाज के लिए अच्छा कर पाते हैं, अपने लिए भी अच्छा कर पाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने आप से मिलिए और अपने आप पर काम भी करिए। इस तरह की चीज़ों को डेवलप करिए। वो अभी सुनाया था ना मिर्ज़ा गालिब का एक शेर कि अपनी हालत का खुद एहसास नहीं मुझको, मैंने औरों से सुना हूँ कि परेशान हूँ मैं। व्यक्ति इस तरह से जीवन जी रहा होता है कि हम कहाँ हैं, किस स्थिति में हैं, किस लिए जी रहे हैं, क्या करना है, जीवन का क्या मकसद है, केवल दिन काट रहे हैं, जीवन को जी रहे हैं, पर्पस नहीं है लाइफ़ का कोई, मीनिंगफुल लाइफ़ नहीं है। किसी काम का नहीं है। तो इस तरह का लाइफ़ का कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग होना चाहिए आपके लाइफ़ का। और धीरे-धीरे जब आप इस तरह से सोचने लगेंगे, अपने लाइफ़ में कुछ एक्टिविटी इस तरह से शामिल करेंगे कि हर दिन आपका एन्जॉयबल हो, हर दिन आप चीज़ों को एन्जॉय कर रहे हैं, काम को भी और अपने पर्सनल लाइफ़ को भी, पर्सनल स्पेस को भी, तो आपका लाइफ़ एक तरह से काफ़ी क्रिएटिव हो जाएगा, काफ़ी एक एन्जॉयबल हो सकता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। फिर ऐसे व्यक्ति ज़िंदा-दिल रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि उनका जीवन अच्छा चल रहा होता है। अभी इसी पर एक इरफ़ान जाफ़री का भी शेर है, जो अपने आप से मिलने को लेकर बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं दुनिया के ख़राबों में खो गया वरना अपने आप से मिल लिया होता तो मोहब्बत कर लेता, प्यार कर लेता। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने आप से बात करिए, अपने आप से इंटरैक्ट करिए, अपने आप से समझिए। एकांत को एन्जॉय करिए, जब आप अकेले बैठते हैं तो सोचिए, थोड़ा आत्ममंथन कीजिए। हो सकता है आप मेडिटेशन भी करें, मेडिटेशन करेंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है कि दिमाग आपका शांत रहे। ठीक है?
इन उपायों को भी आप अपना सकते हैं। तीसरा है परिवार का समर्थन। देखिए, परिवार का समर्थन बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कोई बच्चा घर से बाहर तैयारी कर रहा है और वो पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन इतना बढ़ जाता है कि वो हमेशा टॉप करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं आ पाता है। तो ऐसे केस में क्या होना चाहिए कि पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। उनको एक तरह से मोटिवेट करना चाहिए, ना कि उनको एक तरह से हतोत्साहित करना चाहिए। तो पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि जो मरने पर तुला है, उसने जीकर भी तो देखा होगा। ये बहुत बड़ा एक तरह से अलार्मिंग स्थिति, बहुत क्रिटिकल स्थिति है, बहुत गहरी बात कह रहा है। जो मरने पर तुला है, उसने जीकर भी तो देखा होगा, तभी तो वो मर रहा है। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति इतना परेशान हो गया है, कि उसको कहीं भी सपोर्ट नहीं दिख रहा है, ना फैमिली की तरफ से, ना दोस्त की तरफ से, ना अपने आस-पड़ोस के लोगों से। तभी वो जीवन को समाप्त करने पर तुला हुआ है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि परिवार का समर्थन हमेशा किसी भी व्यक्ति को, जो भी इस स्थिति में जाता है, लोगों को चाहिए कि निगरानी करते रहें, उसको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते रहें, हमेशा बातचीत करते रहें। संवाद बहुत ज़रूरी है, ठीक है? संवाद को हम बहुत बढ़ावा दे सकते हैं, तभी हम बच्चे के साथ हम जितना इंटरैक्ट करेंगे, ये मनोभाव को हम समझ सकते हैं। बच्चे के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है और परिवार का समर्थन किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं, वो समझना है तो एक तरह से पश्चिम में एक मनोचिकित्सक है, बहुत फेमस है, उनका नाम है जॉन डेफरे। जॉन डेफरे के पहल को हम अपना सकते हैं। जॉन डेफरे ने बोला था कि 3 सी अप्रोच को अपना सकते हैं हम। 3 सीज़ क्या है? उन्होंने बोला था कि 3 सीज़ में एक सी है कनेक्शन, कनेक्शन को बढ़ाइए। दूसरा है कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन को बढ़ा सकते हैं। है चॉइस, देखिए कनेक्शन क्या है? कनेक्शन ये है कि आपको अपने बच्चों के साथ, कोई भी जो फैमिली मेंबर है उसके साथ कनेक्शन को बढ़ाना चाहिए। उनके साथ लगातार संवाद करना चाहिए, लगातार बातचीत करिए। उनके दुःख और दर्द में शामिल होइए, उनकी मानसिक स्थिति कोई प्रॉब्लम है, तो उनके साथ इस तरह से संपर्क बनिए ताकि उनको आप समझ सकें और वो व्यक्ति आपसे शेयर कर सके। समझ रहे? तो कनेक्शन को बढ़ाना चाहिए। दूसरा है कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन इस सेंस में कि अगर आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो स्कूल को चाहिए उस बच्चों के साथ, उसके बच्चों के जो डेली लाइफ में किस तरह से इंसिडेंट हो रहा है, कहाँ जा रहा है, किस तरह से मिल रहा है, क्या उनका लाइफ स्टाइल है, उस सीन में उसको कोलैबोरेट करना चाहिए और चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए और चीज़ों कोई कमी है तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। तीसरा सी है चॉइस। चॉइस चॉइस का मतलब है कि हर एक व्यक्ति को ये चॉइस होना चाहिए, वो अपने अकॉर्डिंग जीवन को जिए और अपने अकॉर्डिंग जो लाइफ है, किसी चीज़ में आगे बढ़ने का जो उनका चॉइस है, उसको चुनने के लिए वो स्वतंत्र हो। फैमिली का प्रेशर नहीं होना चाहिए, समाज का प्रेशर नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति अपने हिसाब की, अपने स्वभाव के अनुसार अनुसार कोई भी डिसीज़न ले, इसको लेकर वो स्वतंत्र हो। किसी चीज़ में, किसी फील्ड में कोई करियर बनाना हो तो वो व्यक्ति अपने चॉइस के हिसाब से ले। इसीलिए अगर इतना फ्रीडम हम क्रिएट करेंगे, तो बच्चों में जो सुसाइडल थॉट्स होते हैं, जो एक तरह से डिप्रेशन वाली स्थिति होती है, वो हम कम कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ये 3 सी अप्रोच काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है समझने के लिए, ठीक है? सार्थ पश्चिम का जो दार्शनिक है सार्थ, उनका एक विचारधारा है अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद का पूरा सिद्धांत ही इस बात पर टिका है कि अगर व्यक्ति अपने स्वभाव के हिसाब से निर्णय नहीं कर पा रहा, यानी वो गुलाम की स्थिति में है, यानी उसका कोई एक्जिस्टेंस ही नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप उस व्यक्ति को चॉइस दें कि उसको जो करना है वो करे, ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाएँ। पेरेंट्स के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं कि उनका जो चॉइस है उसमें सहयोग कर सकते हैं। कैसे उसको पूरा किया जा सकता है? जितना हम एफर्ट्स लगा सकते हैं लगाइए, अगर आप नहीं कुछ कर पा रहे हैं, तो बस उसको आगे बढ़ने दीजिए, बाधा मत बनिए। बस हम चीज़ों को देख सकते हैं। अगला सजेशंस है लव अफेयर्स को अच्छे से देखिए लव अफेयर्स में क्या होता है, 2 ही स्थिति हो सकती है। अगर आप अफेयर्स में है, तो आप सही चल रहा है। अगर चीज़ें सही चल रही तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, सब बढ़िया है बढ़िया। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। समस्या आनी शुरू हो जाती है जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स या इस तरह के लव अफेयर्स ठीक से नहीं चल पा रहा है। या हो सकता है कि लड़की छोड़ के चली लड़का छोड़ के चला गया। देखिए जीवन के सार को समझिए। देखिए लव 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 अफेयर्स क्या है भाई, सारा खेल तो हार्मोन्स का ही है। अभी हम जिसके लिए पागल बन रहे होते हैं, कुछ दिन के बाद 5 साल, 6 साल, 1 साल, 2 साल के बाद जब आप उसी उसी लड़की से, उसी पर्सन से जब मिलेंगे, आपको रियलाइज़ होगा कि वो मज़ा नहीं रहा। कि उस टाइम आप किसी अलग इमोशंस में थे, अलग फ़े
फीलिंग्स में थे। तो सारा खेल टाइम का ही है। एक टाइम के बाद किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किसके साथ कितना अटैच थे। फिर लाइफ़ आपका काफ़ी आगे बढ़ जाता है, आपका माइंडसेट काफ़ी बदल चुका होता है, परिस्थितियाँ काफ़ी बदल चुकी होती हैं। इसीलिए अगर आपके साथ इस तरह के केस हो रहा है, कोई इग्नोर कर रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, तो भाई उसको अवॉइड कीजिए। बहुत ज़्यादा उसमें चिपकने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा उसको दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। और वो एक शेर है ना, "ज़िक्र क्या जुबान पर नाम तक नहीं और इससे बड़ा कोई इंतकाम नहीं।" अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, आपको ठीक से ट्रीट नहीं कर रहा है, इग्नोर करिए, कुछ मत करिए, इग्नोर करिए, नहीं करना है। इग्नोर जितना करेंगे, दिल पर नहीं लेंगे, टेंशन नहीं होगा, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं पालेंगे, ये आसानी से मैनेज हो जाएगा। थोड़े टाइम के लिए दिक्कत होती है, बाद में वो ईज़िली मूवेबल हो जाता है। इसी बात पर शायर लुधियानवी का भी शेर है कि वो अफ़साना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मुड़कर देखकर छोड़ना अच्छा, ठीक है? तो हम हर चीज़ को मैनेज नहीं कर सकते, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप लेट गो करना सीखें। चीज़ों को जाने दीजिए, गो विद द फ्लो। हम हर चीज़ को मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको तो माननी होगी कि हमारे कंट्रोल से बाहर होता है। हर चीज़ को अगर हम कंट्रोल करने लगे, तो फिर हमारे में और भगवान में फ़र्क ही क्या रह जाएगा? इसलिए चीज़ों को अवॉइड करना सीखिए, चीज़ों को इग्नोर करना सीखिए, ठीक है? अगला सजेशंस यही खेलों में भागीदारी को बढ़ावा दिया है, इसकी बात हम कर ही लिए। स्पोर्ट्स एक्टिविटी पार्टिसिपेट किया जा सकता है। सामाजिक आर्थिक मुद्दे को भी हम समझ सकते हैं। सामाजिक आर्थिक मुद्दे क्या है? सामाजिक आर्थिक मुद्दे ये है कि समाज के बारे में जो हमारा नज़रिया है कि 4 लोग क्या सोचेंगे, उसको अवॉइड करने की ज़रूरत है, उसको ज़्यादा सीरियस आप अपना काम करते रहिए। आर्थिक मुद्दे में ये है कि रोज़गार को बढ़ावा दिया जाए, फिर बिज़नेस के लिए जो पैसे वगैरह होते हैं, लोन्स फैसिलिटीज़ को बढ़ावा दिया जाए। ये सरकार के लेवल पर है। सरकार इस तरह के मुद्दों को अगर देख सकती है, देखती है, इस तरह से चीज़ों को हम देख सकते हैं। सामाजिक चीज़ों में ये एक चीज़ सजेशंस और है हमारा, यहाँ पर एक तरह से मानसिक स्वास्थ्य की कोई प्रॉब्लम होती है, कलंक के तौर पर देखा जाता है। स्टिग्मा, कलंक माना जाता है। तो बोलता है कि ये पागल हो गया। जबकि ऐसा नहीं है, अगर किसी के साथ मेंटल इलनेस है, वो परेशान है, एक तरह से परेशानी की स्थिति डिप्रेशन की स्थिति में। ज़रूरी है कि उसको समझने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। ना कि उसको एक तरह से समाज से बहिष्कार कर दिया जाए और स्टिग्मा ठप दिया जाए या उसको एक तरह से दूसरे नज़रिए से देखा जाए। इस माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत हो रही है। इस माइंडसेट को कैसे चेंज किया जा सकता है? माइंड को चेंज करने के लिए ज़रूरी है कि प्रशासन की तरफ से जागरूकता को बढ़ावा दें, स्वास्थ्य को लेकर। ठीक है? अगला ये है कि अभी साइबर बुलिंग का हमने जो इंसिडेंट देखा, साइबर क्राइम संबंधी अपराध को रोकने के लिए एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन हम ला कंटेंट के बेसिस, ठीक है? कि अगर कंटेंट बहुत ही एक तरह से हैरेसमेंट वाली है, काफ़ी एक तरह से सिचुएशन क्रिएट करने वाली है, तो उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं, उसको एक तरह से हम उसको छाँट सकते हैं। इस तरह के रेगुलेशन लाने की ज़रूरत है। फिर अगला कदम वही कि मादक द्रव्यों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार को चाहिए अधिनियम जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। इस सेंस में अगर सरकार चाहती है, यूएसए का एक कानून है, इससे को मॉडल बना सकता है। यूएसए में काफ़ी मादक पदार्थ है, वहाँ पर जो सुसाइडल टेंडेंसी है मादक द्रव्यों के सेवन की वजह से वो 6 टाइम्स 6 टाइम ज़्यादा है। वहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है। तो उस चीज़ को मॉडल बना सकते हैं कि सरकार किस तरह से इस दिशा में आगे बढ़ सकती है। देखिए, मोबाइल की वजह से भी हमने देखा था कि एक बहुत बड़ा कारण है। तो मोबाइल का सीमित उपयोग कैसे हो इसको, और इस सेंस में हम चाइना की एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। चाइना ने पहली बार क्या किया, 2 घंटा डेली लिमिट लगा दिया है। किड्स अगर कोई बच्चा है तो वो 2 घंटा से ज़्यादा मोबाइल नहीं देख सकता, और अगर वो 2 घंटा से ज़्यादा मोबाइल देखेगा तो फैमिली पर एक तरह से एक्शन लिया जाएगा। तो वो एक तरह से स्क्रीन टाइम डिसाइड किया है। स्क्रीन टाइम रेगुलेशन हम इस तरह के प्रोविज़न को बना सकते हैं। स्क्रीन टाइम रेगुलेशन को हम बढ़ावा दे सकते हैं, इस पर काम कर सकते हैं। ठीक है? देखिए ये स्थिति ये अभी आपको पता है कि जब सुसाइड होता है तो ज़्यादातर केस क्या होता है? पंखे पर लटकने से होता है। हैंगिंग हैंगिंग एक मेन कारण है। हम इस तरह के apparatus यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये पंखा है, इस तरह से फंदी लगा है, सीधे लटक गया। लेकिन इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इस फैन से, स्प्रिंग लगा के। एंटी ग्रिलिंग फैन बोलते हैं इसको। जैसे ही कोई लटकेगा तो स्प्रिंग नीचे चला जाएगा और ये तुरंत ये ज़मीन पर, और ये सुसाइड को हम एक तरह से कम कर सकते हैं। सुसाइड हो ही नहीं सकता इस तरह से फैन। कोटा में इस तरह के फैन लगाए जा रहे हैं हॉस्टल वगैरह सब में।
हम कोशिश कर सकते हैं कि जहाँ भी इस तरह की स्थिति दिखाई पड़ती है, जहाँ पर बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, वहाँ पर ये सुनिश्चित करें कि इस तरह का फैन्स कमरों में उपयोग किया जाए। कि जैसे ही हैंगिंग हो, ताकि वो हैंगिंग सफल ही ना हो, वो सीधे जो पर्सन है वो सीधे जो स्प्रिंग है नीचे करके वो सीधे ज़मीन पर आ जाए और वो एक फांसी सफल ही ना हो। शायद तरह से वो हम रोक सकते हैं इस कंडीशन। देखिए, ये था पूरा सजेशंस, अब हम कंक्लूज़न की बात करते हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी पता है क्या? कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ़ में, वह प्रॉब्लम्स तो लाइफ़ में आता ही रहता है। सबसे ज़रूरी है कि आप उसको मैनेज कैसे करते हैं। रवीन्द्रनाथ टैगोर का एक कोटेशन है कि लाइफ़ इज़ अ स्ट्रगल, जीवन ही संघर्ष है। जब तक जीवन है तब तक से स्ट्रगल बना ही रहता है। ज़रूरत है कि आप उसको ठीक से मैनेज करें, ठीक से उसको अंडरस्टैंड करें। लाइफ़ का जो मोटो है, लाइफ़ का जो फंडा है उसको पूरा क्लियर रखना है। समस्या आती रहेंगी, जाती रहेंगी। आप अपने जो एक तरह से मोटिवेशन है, जो आपका लाइफ़ का एक तरह से गोल है, मोटो है, उस पे काम करिए। और वो कृष्ण बिहारी नूर का एक कोटेशन है ना, ज़िंदगी से बड़ी कोई सज़ा ही नहीं, क्या जुर्म है पता ही नहीं, इतने हिस्सों में बँट गया हूँ मैं, कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। तो जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। और जब भी कम ख़ासकर मेरे लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम आता है, तो मैं इस मैप, इस चार्ट का यूज़ करता हूँ, तो मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। चार्ट क्या है? अगर आपके लाइफ़ में चार्ट को ऐसे यूज़ कर सकते हैं, आपकी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम नहीं है, फिर देन व्हाई वरी? फिर टेंशन क्यों? अगर आपकी लाइफ़ में कोई समस्या नहीं है, तो फिर चिंता क्यों करना? लेकिन अगर मान लीजिए आपकी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम है, येस, यू हैव ए प्रॉब्लम इन लाइफ़, येस, कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? क्या उस समस्या के बारे में कुछ कर सकते हैं? अगर आप कुछ नहीं कर सकते, नो, फिर समस्या किस बात की? चिंता क्यों? लेकिन अगर आप कुछ कर सकते हैं, आप करिए, चिंता किस बात की? ये सिंपल मैप है, ये सिंपल फंडा है, सिंपल चार्ट है, तो यूज़ करिए। अगर कोई समस्या है, तो अगर आप कुछ कर सकते हैं, तो कुछ करिए। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कि जैसे ही आप कुछ करेंगे, उसी में समाधान मिलेगा। इसी तरह का एक एग्ज़ाम्पल है ये गिलास वाला। देखिए, ये हाथ है, उसके ऊपर ये गिलास है। अगर आपको कोई बोले कि इसको 10 सेकंड, 1 घंटा तक रखो, तो कुछ, लेकिन इसी को बोले 1 दिन रखा जाए, हाथ पूरे ऐसे इस तरह से, इसी पोज़ीशन में। 1 दिन रखिए, 2 दिन रखिए, 3 दिन रखिए, तो लगातार आप 10 दिन तक रखेंगे, तो हाथ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाता है, हाथ में पैरालिसिस वाला स्थिति भी डेवलप हो सकता है। हमारे जीवन में टेंशन या चिंता इसी तरह काम करता है। अगर हम अपने जीवन से, अपने माइंड से अगर चिंता को, टेंशन को बहुत जल्दी नहीं निकालेंगे, तो हमारे दिमाग को पैरालाइज़ कर सकता है, दिमाग को एक तरह से खराब कर सकता है। पूरे शरीर के लिए वो नुकसानदेह वाली स्थिति हो सकती है। इसलिए जैसी ही टेंशन हो, जैसी कोई प्रॉब्लम्स हो, कोशिश करिए कि उसका समाधान ढूँढ के उसको जल्दी ही हम निपटारा कर लें। बहुत देर तक, बहुत टाइम तक उसको साथ में रखने का कोई मतलब नहीं है, तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। ठीक है? इन्हीं फंडों को, इन्हीं सजेशंस को, इन्हीं एक तरह से, जो एक तरह से मोटिवेशन वाली चीज़ें हैं, जो सही राह पर लोगों को बताता है, सही राह पर आगों को बढ़ावा देता है, इन चीज़ों को अपनाकर हम जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं, जीवन को सफल बना सकते हैं। ठीक है? इस पूरे वीडियो को, पूरी परिचर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कॉन्सेप्ट, तब तक के लिए जय हिंद।